बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे और उन कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको बैक करेंगे। कॉम्बिनेशन सर्किट्स हमारे पास प्लेन सिंपल सर्किट है। अभी हम इसको एक ब्लैक बॉक्स अज्यूम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये गिवन है। इस एक बॉक्स के अंदर हमारे पास कोई भी डिजाइन सर्किट हो सकता है और इस बॉक्स के अंदर हमारे पास एम इनपुट्स जा रही होंगी। एम इनपुट से मतलब यह है कि मे बी इसमें एक इनपुट जा रही हो और इससे आउटपुट में हमारे पास जो है वो एन बूलियन वेरिएबल जो है वो एज आउटपुट पिक हो रहे हो। तो m इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक ही इनपुट जाएगा, मे बी x, और आउटपुट उससे जो है वो कोई भी आ सकती है। इसी तरह से अगर हमारे पास जो हमारे m की वैल्यू वो 2 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि इधर इस ब्लैक बॉक्स के अंदर हमारे पास दो इनपुट्स जा रही होंगी, मे बी x और y, और आउटपुट भी हमारे पास मे बी n, 1 2 3 4 जितनी भी हैं वो आ सकती हैं। तो अगर दो इनपुट्स जो है वो इसमें जाएंगी, तो इसका मतलब है कि इनपुट लेवल के ऊपर 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 4 पॉसिबल केसेस जो है वो आ सकते हैं। यानी कि एक केस वो है जो हमारे ट्रुथ टेबल के मुताबिक जिसमें एक्स भी 0 हो और वाई भी 0 हो। एक केस होगा अगर एक्स 0 है वाई 1 है, एक है जिसमें एक्स 1 है वाई 0 है, और चौथा केस है जिसमें दोनों 1 1 होंगे। सिमिलरली अगर तीन वेरिएबल्स इनपुट में जा रहे होंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि 2 रेज़ टू पावर 3 जो है 8 पॉसिबल इनपुट्स जो है वो हमारे पास जा सकती हैं। और एन आउटपुट से मतलब ये है कि जितने भी इनपुट्स जो हैं वो आपके फंक्शन में जा रहे हों, आपके आउटपुट में भी चाहे एक इनपुट जा रही हो, एन 2 हो सकता है, दो वायर्स जो हैं वो इस ब्लैक बॉक्स से निकल सकती है। अगर एन 3 है तो तीन जो आउटपुट्स हैं वो इस सर्किट से पिक हो सकती हैं। तो बेसिकली आज के पूरे लेक्चर में हमने ये देखना है कि जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं वो उनका हम एनालिसिस किस तरह से करें, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हमने उसकी सर्किटरी को किस तरह से डिज़ाइन करना है। यानी अभी आप जो है एज स्टूडेंट ये सोचेंगे कि कोई प्रॉब्लम आने के ऊपर आप कौन कौन से स्टेप्स लेंगे जिसके बाद आप फाइनल आउटपुट के ऊपर पहुंच सकते हैं, वो आउटपुट जो कि आपके क्लाइंट ने आपको की होती है। तो यहाँ पे एक बात जो है वो आप नोट रखिए कि जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, करंट इनपुट के ऊपर। आगे जाके हम ऐसे भी सर्किट्स देखेंगे जो करंट इनपुट के अलावा भी और कई चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स हमारे उन सर्किट से इस बात के ऊपर जो है वो डिफरेंशिएट करेगा। अब अगर हम हायरार्किकल डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हम इसकी डिस्कशन क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि हमारे पास, जिसको मैं अब आपको कहा था कि वो ब्लैक बॉक्स है, तो ब्लैक बॉक्स के अंदर इनपुट जा रही है और आउटपुट जा रही है। अब इसके अंदर क्या है ये हमें नहीं पता। तो हम इस ब्लैक बॉक्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं फर्दर छोटे छोटे बॉक्सेस में। यानी ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो बड़ा बॉक्स है ये और भी सब ब्लॉक्स से मिलके बना हुआ हो सकता है। ये दो एक जैसे ब्लॉक्स ये हों, सेम काम करते हों। इसी तरह से एक ये ब्लॉक हो सकता है, तीन ब्लॉक्स इसमें ये लगे हों, कोई इसमें ब्लू बॉक्सेस भी लगे हुए हों। यानी हमें नहीं पता कि हाई लेवल पे हमारे पास एक बड़ा बॉक्स है, एक बड़ा ब्लॉक है, और उस बड़े ब्लॉक को हम जब डिकम्पोज करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि और भी कई छोटे छोटे ब्लॉक्स अवेलेबल हैं जिससे ये जो आपका मेन बॉक्स है ये बना हुआ होगा। तो अब अगर तो आप अपने इस मेन बॉक्स को डिवाइड करते जाते हैं, मे बी ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ये जो येलो बॉक्स है ये जो है ये फर्दर आगे हो सकता है कि ग्रीन बॉक्सेस से मिलके बना हुआ हो, और सो ऑन। ये ग्रीन बॉक्स हो सकता है आगे जो है वो फर्दर कोई ब्लू और तरह के बॉक्सेस से बना हुआ हो, और ये ब्लू बॉक्सेस जो हैं वो पर्पल बॉक्सेस से बने हुए हों, एंड सो ऑन। तो जब हम बड़े ब्लॉक को ब्रेक करते जाते हैं, डिकम्पोज करते जाते हैं, तो हम हायरार्की में टॉप से नीचे आते जाते हैं इवेंचुअली कि हमें फाइनल एक ब्लॉक मिलता है जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो जब ऐसा ब्लॉक आता है जो कि फर्दर डिकम्पोज नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एंड गेट है, एंड हमारा गेट एक ऐसा ब्लॉक है जो कि फर्दर अगर डिकम्पोज नहीं हो सकता, यानी इससे एंड गेट किसी और गेट से मिलके नहीं अगर लेट सपोज बन सकता, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, प्रिमिटिव ब्लॉक है। तो जो द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्लॉक्स इंक्लूडिंग द डिकम्पोज वंस इज अ हायरार्की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब ये सारे ब्लॉक्स मिलते हैं और जब हम टॉप से डाउन जाना शुरू हों या डाउन से टॉप जाना शुरू हों, तो ये जो है हायरार्की कहलाती है। अब ये
एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे एक तरफ हमारे पास एक बड़ा बॉक्स है, ठीक है, और वो बड़ा बॉक्स जो है उसके अंदर 9 इनपुट्स जा रही हैं, ठीक है, x0 x1 x2 x3 से लेकर x9 तक जाते हैं। अब इससे एक ही आउटपुट बाहर आती है विच इज Z0। अब अगर इस हम टॉप लेवल से अगर सेकंड लेवल पे जाएं, टॉप हायरार्की से हम निचले लेवल पे जाएं, तो फिर हमें ये पता चलेगा कि ये जो बड़ा बॉक्स है ये एक्चुअली में जो है वो 4 फर्दर ब्लॉक से बना हुआ है। और ये जो 4 फर्दर ब्लॉक्स हैं जो यहाँ पे ये मौजूद हैं, इनके अंदर तीन तीन इनपुट्स आती हैं। तो जो अगर यहाँ पे देखें तो ये जो तीन इनपुट्स, जो 9 इनपुट्स थे, ये तीन तीन और तीन, ये इन बॉक्सेस में इनपुट जा रही है। फिर इनकी तीनों की आउटपुट जो है वो एक सेम यही ब्लू ब्लॉक के अंदर जो है वो जा रही है। तो अब ये जो सेकंड लेवल के ऊपर जो है वो 4 3 बिट बॉक्सेस जो है ना वो मौजूद है, जिसका मतलब ये है 3 बिट का मतलब है कि इनमें तीन इनपुट्स जा रही हैं, 3 बिट की इनपुट्स इसके अंदर जा रही है। जब हम इस एक बॉक्स को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, एक ही बॉक्स, इस ब्लू बॉक्स को जब हम फर्दर डिकम्पोज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये आगे जो है ये इस इन गेट्स से बना हुआ है। तो अब ये जो गेट्स अगर आप देखें तो इनको जो हम आगे इन, अब ये क्योंकि प्रिमिटिव गेट्स नहीं हैं, तो इन प्रिमिटिव गेट्स को जब हम एक्सक्लूसिव और जो गेट्स हमारे पास हैं इनको जब आप फर्दर डिकम्पोज करते हैं, यानी ये जो हमारा सेकंड लेवल था ये आगे फर्दर दो 2 बिट और एक्सक्लूसिव और फंक्शंस के साथ मिलके बना हुआ है। तो अब एक्सक्लूसिव और के जो दो हैं, अगर हम एक एक्सक्लूसिव और को डिकम्पोज करें तो हमें पता चलता है कि वो तो 4 नैन गेट्स के साथ जो है ना वो मिलके बना हुआ है, यानी एक गेट। इसका मतलब ये है कि ये जो एक हमारे पास ब्लॉक है ये 8 नैंड गेट्स के साथ मिलके बना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो एक्सक्लूसिव और लगे हुए हैं और एक एक्सक्लूसिव और 4 नैंड गेट्स को यूज करके इस्तेमाल होता है। एंड सो ऑन, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जो एक बॉक्स चूंकि 8 नैंड गेट्स यूज करता है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8 × 4, तो 32 जो है वो इसको यूज करेगा। तो इस तरह से हम जो है वो हायरार्किकल लेवल के ऊपर चीजों को देख सकते हैं। मैंने टॉप डाउन और उसका जो मैंने हवाला दिया था, तो टॉप डाउन जो है और बॉटम अप डिजाइन से मेरी मतलब क्या है, वो ये कि जब आपके पास टॉप डाउन में जब आपके पास बिग ब्लॉक है और आप उस बिग ब्लॉक को डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, और मे बी ये 3 ब्लॉक से बना हुआ हो, ये वाला ब्लॉक फर्दर 2 ब्लॉक से बना हुआ हो, ये वाला ब्लॉक जो है वो एक ब्लॉक से फर्दर बना हो, ये 3 ब्लॉक से मिलके बना हुआ हो। तो इस तरह से ये है टॉप डाउन डिजाइन। यानी आप बिग पिक्चर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर, हाई लेवल के ऊपर देखते हैं, और फिर इवेंचुअली उसको डिकम्पोज करते करते फाइनल रिफाइंड जो आपके प्रिमिटिव ब्लॉक्स तक आप पहुंच जाते हैं। जबकि बॉटम अप डिजाइन आपका ये होता है कि आप प्रिमिटिव ब्लॉक्स से शुरू होते हैं, यानी पहले आप छोटे ब्लॉक्स जो हैं वो उनको लेते हैं, उनको डिजाइन करते हैं, ये बने बनाए पिक करते हैं, इन प्रिमिटिव ब्लॉक्स को आप पकड़ते हैं और फिर उनको कंबाइन करते हैं, और ऐसे कंबाइन करते जाते हैं कि इवेंचुअली आपका फाइनल ब्लॉक जो है वो बन जाता है। इसको हम बॉटम अप डिजाइन बोलते हैं। तो अब जो है वो टॉप डाउन जो डिजाइन है वो किन बातों का आपको आंसर दे रहा होता है, एक्चुअली वो कह रहा होता है कि व्हाट आर वी बिल्डिंग। क्योंकि हमें ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट है, तो उस एंड प्रोडक्ट में हम क्या बना रहे हैं, तो हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर जो है वो चीज़ों को देखते हैं। तो ये टॉप डाउन डिजाइन हम तब इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब हम बॉटम अप डिजाइन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमें अभी पता ही नहीं कि वो चीज़ कैसे बनी है, तो हमने बिल्कुल बेस से स्टार्ट लेना। तो बेस से स्टार्ट लेके इसको हमने ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के पिक करना है। आप में से शायद किसी ने रिवर्स इंजीनियरिंग का भी नाम सुना हो। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि एक इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है वो बन चुका है, और अगर आपने ये मालूम करना है कि वो कैसे बना है, तो आप उस बने हुए प्रोडक्ट को खोल के चेक करना शुरू करते हैं कि अच्छा इसकी फलां चीज ऐसे लगी हुई है, ऐसी लगी हुई है। जैसे आप में से कई ऐसे करते होंगे, अगर लड़के हैं तो फ्रिज खोल के जो है वो उसके पुर्जे अलग अलग करके तो फिर चेक कर रहे होते हैं, अच्छा ये ऐसे ऐसे है, और उसके बाद फिर आप उसकी इंजीनियरिंग जब आपको पता चल जाती है तो फिर आप उसको दोबारा से जोड़ देते हैं। तो ये भी कुछ इसी हवाले से जो है वो टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप डिजाइन अप्रोच है जो कि आप पिक कर सकते हैं। तो वो जैसे हमने पीछे बात की थी, अब कि जब आपने अपना जो ट्रुथ टेबल्स हैं, आपने अपने बुलियन एक्सप्रेशंस आपने फाइनल कर लिए हैं, आपने अपना कोड लिख लिया हुआ है, तो वो जो कोड है वो अब हार्डवेयर के ऊपर अप्लाई होना है। तो जब वो कोड हम हार्डवेयर के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो वो जो आपकी आईसीस बनती हैं उस जो कोड से जो आउटपुट वो देती हैं, जो आपका ब्लॉक होता है जिसमें आपने इनपुट और आउटपुट
का फैसला किया हुआ होता है। तो वो जो ब्लॉक्स हैं वो आपके एंड पे आईसीज कहलाती हैं, विच इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तब इनको जो है वो हम चिप्स भी बोलते हैं। और ये जो चिप्स हैं अमूमन किससे, सिलिकॉन से जो है वो बनी हुई होती हैं, और ये सेमी कंडक्टर होता है। तो अब जो आईसीज के अंदर भी हमारे पास लेवल्स आते हैं, कुछ ऐसी हमारे पास आईसीज हैं, कुछ ऐसे हमारे पास सर्किट्स हैं जिन जो कि 10 से भी कम गेट्स से मिलके जो है वो बनी हुई होती हैं। यानी आपने एक सर्किट बनाया और उसके अंदर हार्डली जो है वो 10 गेट्स यूज हो रहे हैं, उससे कम यूज हो रहे हैं, 4 एंड गेट्स यूज हो गए, 3 और गेट्स यूज हो गए, और आपका एक सर्किट बन गया, उसमें कुछ इनपुट जा रही है और आउटपुट आ रही है, ये आपका सर्किट है। तो ये जो आपका जो डिजाइन है ये एसएसआई कहलाएगा, विच इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि छोटे लेवल के जो है ना वो सर्किट्स हैं इंटीग्रेटेड। तो और जो एमएसआई है वो 10 से 100 तक अगर आपके सर्किट के अंदर कोई गेट्स लगे हुए हैं तो वो मीडियम स्केल्ड इंटीग्रेटेड होगा। अगर एलएसआई है तो वो 100 से लेकर, अगर आपने 1000 गेट्स अपना कोई ऐसा ब्लॉक बनाया है जिसमें इतने सारे गेट्स यूज हो रहे हैं 100 से लेकर 1000 तक, तो फिर वो एलएसआई में शामिल होगा। और अगर आपने 1000 से लेके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ गेट्स में जाना है तो फिर वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड लेवल कहलाएगा। तो अभी हम इस ना लेक्चर में आगे हम ये देखते जाएंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम कैसे आती है, क्योंकि हमने चैप्टर 1 में ये देख लिया था कि बिट्स और बाइनरीज और कोड्स क्या होते हैं। फिर हमने चैप्टर 2 में ये देखा कि बूलियन एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं और उनको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है थ्योरम्स के साथ। फिर हमने चैप्टर 3 में ये देखा कि वो जो सिंप्लीफाई करना है उनका कोई आसान तरीका हमारे पास हो, तो हमने कॉर्नर मैप्स यूज किए और हमने डायरेक्टली उनको जो है वो कर दिया, क्योंकि जब 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल तक बात जाती है तो फिर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हाथ से करना यूजिंग थ्योरम्स बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम फिर के मैप्स की सपोर्ट लेते हैं जहां से फिर हम क्विकली कर लेते हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा प्रायर नॉलेज है उसको अब हम अप्लाई कर रहे हैं, कि हमने ये देख लिया कि एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं। अब हमने हमें प्रॉब्लम आएगी और हमने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तो बेसिकली हमने डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन का मतलब ही यही है कि प्रॉब्लम का आप हल तलाश कर रहे हैं, और जब आपने हल तलाश कर लिया है तो आपने एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया कि ऐसे 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 करके आपको जो है वो यहाँ से आउटपुट मिल जाएगी। तो आपने एक डिज़ाइन प्रपोज कर दिया कि ये चीज ऐसे चलेगी। जैसे घर का जो नक्शा होता है वो एक डिजाइन होता है जिसको देख के जो है वो घर बन सकता है। इसी तरह से आपका डिजाइन वो होगा कि जिसको देखते ही सर्किट बन जाएगा और जिसको देखते ही उस आईसी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट बन जाएगा। अब आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपने किस तरह से उसको टैकल करना है, आपने पहले अपनी मसले को लिख लेना है कि वो मसला है क्या। उसके बाद फिर आपने फैसला करना है कि इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें कितने इनपुट्स चाहिए। आपने जो भी बॉक्स बनाना है उसमें कितने इनपुट्स चाहिए जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, आपको लाजमी ज़रूरत है। या क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि 5 इनपुट्स इसमें जा रही हैं। और एक दूसरी बात का आपने फैसला क्या करना है कि इसमें आउटपुट कितने डिजायर्ड है। यानी मे बी आप कोई ऐसा सर्किट बना रहे हो जिससे ये कि दो लाइट्स ऑन होनी है, या एक तरफ से लाइट ऑन होनी है और एक तरफ से पंखा चलना है, या कोई और ऑपरेशन जो कि आपने फैसला करना है कि आपके नंबर ऑफ आउटपुट्स क्या है। इसी तरह से फिर जब आप इनपुट्स और आउटपुट्स का फैसला कर लेंगे तो चूंकि बूलियन एक्सप्रेशन में बात करनी है तो हम उसको कोई सिंबल्स असाइन कर लेंगे। और जब आपके पास इनपुट्स आ गए हैं, आपको आउटपुट पता चल गया, तो आप क्या करेंगे, अपना ट्रुथ टेबल बना लेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। और ट्रुथ टेबल बनाने के बाद फिर हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब सिंप्लीफिकेशन आपकी मर्जी है कि आप हाथ से करें जो कि थ्योरम्स के थ्रू करें, या आप के मैप्स के थ्रू करें, या टेबुलेशन मेथड है। टेबुलेशन मेथड मैंने आपको करवाया नहीं है, लेकिन आप सीख सकते हैं, उसको कर भी सकते हैं। तो जब वंस आपका सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन बन जाता है तो फिर उसको देख के हमने क्या करना है, डायग्राम बना देनी है। और वो डायग्राम क्या है, वो आपका सर्किट बन जाएगा। वो एक एक डिजाइन है, वो जो सर्किट है वो आपका डिजाइन कहलाएगा। इसके अलावा एक कोडिंग भी तरीका होता है, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो डिजाइन करते हुए आपने खास जिस बात का ख्याल रखना है वो ये कि जो क्लाइंट है जो आपको जो बातें बता रहा होता है उसको आप ध्यान से सुने, आप उसके पॉइंट्स लिख लें। क्योंकि आप अगर आईबीएम के स्टूडेंट्स भी हैं तो फिर आपका जो आपने जब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जाना है तो यू नीड टू नो कि क्लाइंट क्या कह रहा है, उसको ध्यान से सुने, उसकी बातों को मिस आउट ना करें। क्योंकि जब आप अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर अगर क्लाइंट की बातों को आप मिस आउट कर देंगे तो वो फ्रस्ट्रेट होगा, और ऑब्वियसली फिर वो आप के साथ उसका जो कनेक्शन है वो वीक होता जाएगा। तो पहले तो ये कि जो वो वर्बल बात बता रहा है उसको आप ऑब्वियसली लिख लें, कहीं पे टाइप कर लें।
और उसके बाद उसने जो बातें बता दी हैं वो तो आपने लाजमी करनी है। लेकिन ये कि जिन बातों की आपको समझ नहीं आ रही, तो वहाँ पे कॉमन सेंस को भी यूज करके जो है वो करेक्ट इंटरप्रिटेशन आप उस बात की कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो फिर आप अपने क्लाइंट से रिकंसल्ट कर सकते हैं। अब क्लाइंट आपका जो भी कहता है, तो आपने उसके मुताबिक जो है वो अपने फाइनल जो ट्रुथ टेबल है वो बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि काउंटिंग करनी है मैंने, तो ABC है, मेरी इनपुट्स हैं, और मेरी जो आउटपुट है वो है O1, O2, O3। तो आउटपुट में ये कहती है कि जब भी 000 आए, तो जो मेरी आउटपुट में अगली वैल्यू आनी चाहिए जो कि 001 है। यानी कि जीरो के बाद क्या आना चाहिए? अगर 000 आ गया है, तो आउटपुट में जो है वो 1 आना चाहिए। और अगर इनपुट में 1 आया है, तो फिर आउटपुट में 2 आना चाहिए। समझ है? यानी क्लाइंट ने आपको ये कहा है कि मैं जो भी इनपुट दूंगा, तुमने उसके बाद उससे अगला एक नंबर बड़ा बताना है। तो ये आपकी जो है ना वो गाइडलाइंस है। तो अब जब इसको, उसकी सोच को मद्देनजर रखते हुए आप काम करेंगे, तो फिर आपका जो ट्रुथ टेबल इस तरह से फिल आउट होगा कि कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, तो आपकी 8 रोज बन रही होंगी, और इन 8 रोज के आउटपुट्स का फैसला आपने कर लेना है। तो ये आपका ट्रुथ टेबल बन जाएगा। डिजाइन करते हुए हमें इसके अलावा और क्या चैलेंज आ सकता है? हो सकता है कि हमारे पास शर्त हो जाए, लिमिट हो जाए, कि आपने अगर लेट्स से कोई जी सर्किटरी वो मोबाइल के लिए बनानी है, तो जो आपकी हैंड हेल्ड डिवाइस है उसकी अपनी लिमिटेशन है। उसके ऊपर जो आपकी आईसी है जो आप बना रहे हैं, उसका साइज एक सर्टेन लिमिट तक हो सकता है, उससे बड़ा हो जाएगा तो मे बी आपके इसका वेट ज्यादा हो जाएगा, इसकी थिकनेस बढ़ सकती है, NXYZ ऐसे कई मसले जो है वो आपको आ सकते हैं। तो डिजाइन चैलेंजेस में ये बातें भी हमें देखनी पड़ती हैं कि बाज़ औक़ात हमारे पास एक सेम फंक्शन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो वो 10 तरीके अगर लेट्स से आपके पास हैं, तो उस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपने इन 10 तरीकों में से पिक करना है कि कौन सा वाला आपके लिए वेल सूटेड है। अब उस वेल सूटेड में कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं? हो सकता है आपको ये देखना पड़े कि जो नंबर ऑफ गेट्स किस फंक्शन के किस इम्प्लीमेंटेशन में, अगर मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन कहूँ कि F1 को बनाने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन 1 है, एक इम्प्लीमेंटेशन 2 है, एक इम्प्लीमेंटेशन 3 है, और तीनों से सेम काम हो रहा है, यानी F1 आउटपुट जो है वो आ रही है। तो इनमें से बेहतर कौन सा होगा? आपने किन बातों पे फैसला करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली में आपकी केस स्टडी क्या है, आपका क्लाइंट किस तरह का है, डिवाइस ने, ये चीजें ने डिप्लॉय कहाँ पे होना है, किधर जाके उसने फिक्स होना है, किन लोगों ने उसको यूज करना है। तो अगर बूढ़े लोगों ने यूज करना है, तो फिर उसका वेट ज्यादा होना चाहिए, चीज का ये थोड़ा होना चाहिए। अगर यंगस्टर्स के लिए है, तो फिर किन पैरामीटर्स का ख्याल करना चाहिए। तो ये सारे आपने अपनी प्रॉब्लम को देख के फैसला करना है। तो कुछ ही हो सकते हैं कि हो सकता है आपको नंबर ऑफ गेट्स के ऊपर कोई लिमिटेशन लगानी पड़ जाए, आपको नंबर ऑफ इनपुट्स पे कोई लिमिटेशन लगानी पड़ जाए। इसके अलावा इस तरह की बात, क्योंकि जो आपकी आईसी होती हैं, वो जो आपके इवन एंड गेट है, वो आपका एंड गेट भी सिंपली ये नहीं होता कि आपने यहाँ पे वैल्यू चेंज की और फटाफट झट से आउटपुट आ गई। नहीं, यहाँ पे इन आईसी से इनपुट को पास होते और फंक्शनैलिटी कंप्लीट होते हुए भी आउटपुट आते आते आपके को एक टाइम लग जाता है। तो जो आपका प्रोपिगेशन टाइम है, उस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छा, अगर 10 गेट्स बीच में लगा दिए, हर एक का अपना एक प्रोपिगेशन डिले है, तो वो जो 10 गेट से जब वैल्यू गुजरते गुजरते आउटपुट तक जब पहुंचे, तो ये ना हो कि तब तक कोई काम खराब हो गया हो या एक्सीडेंट हो चुका हो। तो यानी ब्रेक्स अगर आपने लगानी है, अगर गाड़ी की ब्रेक्स टाइम पे नहीं लगेंगी, तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो हार्डवेयर लेवल के ऊपर इतनी बारीक बात जो है, उस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और एक्चुअल रियल लाइफ में भी आपको प्रोडक्ट डिजाइन करते हुए ये सारी बैकग्राउंड्स का देखना पड़ता है। इसी तरह से आपके सर्किट में कितने क्रॉस कनेक्शंस हैं, कितनी वायर्स हैं, क्योंकि जितनी वायर्स होंगी उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इतनी फील्ड्स आपस में हार्डवेयर लेवल के ऊपर मौजूद होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए इसके अलावा भी हो सकती हैं, जो कि आपके सर्किट के लिए आपके डिज़ाइन के अंदर आपका चैलेंज बन सकती हैं। तो आप उन इम्प्लीमेंटेशंस में से अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से पिक करेंगे कि आपने कौन सी इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए वेल सूटेड रहेगी। अब हम एक प्रॉब्लम पिक करेंगे, हम एक प्रॉब्लम लेंगे हाफ एडर की, और हाफ एडर में हमें हमारा क्लाइंट बताएगा कि क्या करना है एक्चुअली में। सो हाफ एडर हमारे पास होगा क्लाइंट के मुताबिक, वो एक 2 बिट एडर है। 2 बिट एडर से मतलब ये है कि इनपुट्स में दो हमारे पास इनपुट्स होंगी, मे बी ए और बी, और जब वो हाफ एडर में से पास होंगी, तो जो आउटपुट है वो A+B आना चाहिए।
लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि ए भी 1 बिट है और बी भी हमारे पास 1 बिट है। तो जब 1 बिट को हम ऐड करेंगे, और हमने पीछे डिस्कस किया था कि चूंकि ये दो जो हैं वो इनपुट्स इसमें जा रही हैं, तो फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आउटपुट में ए प्लस बी की क्या हो सकती हैं, सॉरी इनपुट में जो दो जा रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट्स कितनी होंगी, 2 raised to power 2। और सेम क्योंकि इनपुट्स चेंज होंगी तो उसी के हिसाब से आउटपुट्स की पॉसिबिलिटी भी चेंज होगी। जब आउटपुट चूंकि वो भी 1 बिट है, तो इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट 1 बिट है तो वो ये 0 या 1 के अलावा कोई वैल्यू पिक नहीं कर सकता, जबकि इनपुट्स हमारे पास बेशक 0 और 1 के अलावा कोई पिक नहीं कर सकते, लेकिन कलेक्टिवली वो 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। वो किस तरह से, मैं क्या कह रही हूँ, वो असल में ये बात है कि हम इसका ट्रुथ टेबल, पहले जो हमने बात की थी ना कि हमने पहले तो नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स हमने डिफाइन कर लिए, फिर हमने उनको वेरिएबल्स असाइन कर दिए, और अब हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो हमारा जो ट्रुथ टेबल है उसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास इनपुट में एक ए है और एक बी है, और आउटपुट हम लेट्स से ओ कह देते हैं। तो ये ओ आउटपुट है। अब हाफ एडर से का मतलब है कि दो बिट्स को ऐड करके जो भी आउटपुट होगी वो ओ में जाएगी। तो अगर तो हम 0 और 0 में ऐड करें, तो 0 और 0 को ऐड करेंगे तो आउटपुट जो है वो 0 ही होगी। अगर हम ए 0 है और बी 1 है, तो दोनों को ऐड करें तो आउटपुट हमारे पास 1 आएगी। अगर हम 1 में 0 को ऐड करें तो आउटपुट हमारे पास 1 आएगी। अब लेकिन तीसरे केस में हमारे पास क्या हो, चौथे केस में, कि अब ए भी 1 और बी भी 1 है। अब हम इनको जब ऐड करते हैं तो आउटपुट हमारे पास 2 आती है, जो कि 2 बिट्स में लिखी जाती है, विच इज 1 0। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे अब क्या भेजना है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। हम यहाँ पे 0 भेजेंगे या यहाँ पे हम 1 भेजें। तो अगर हम प्रैक्टिकली, जब आप ऊपर नीचे रख के इसको प्लस कर रहे होते बाइनरी नंबर्स को, तो फिर आप क्या करते कि 0 इसके नीचे आता और 1 इधर चला जाता, जिसको हम असल में कैरी बोल रहे होते हैं कि हमारा कैरी है जो कि आगे फॉरवर्ड हो गया। तो ये इसकी 2 बनती। अब यहाँ पे भी कुछ हम यही काम करेंगे कि इस सेकंड बिट को अब हमने कहीं प्लेस करना है, क्योंकि ये हमारा कैरी है। तो हम यहाँ पे, तो 1 में 1 ऐड करें तो 0 ये वाला प्लेस कर देते हैं, और ये जो दूसरा 1 है इसके लिए फिर इसका मतलब है कि हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, यानी एक और आउटपुट की हमें ज़रूरत है, और वो आउटपुट जो है वो कैरी कहलाएगी, जिसको हम सी बोलेंगे। तो अब इसको मैं इसमें एडिशन कर देती हूँ। तो ये मेरे पास इधर 0 आ गया, इधर 1 आ गया। बाकी तीनों केसेस में हमारा कैरी हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 में 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही होता है, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, और कैरी आपका 0 होगा। इसी तरह से जब 1 में 0 को ऐड करेंगे तो आउटपुट 1 होगी और कैरी 0 होगा। तो अब जब हमने फैसला कर लिया है कि ये दो हमारे पास आउटपुट्स हैं और ये दो हमारे पास इनपुट्स हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे सर्किट में भी थोड़ी सी चेंज आएगी। वो इस तरह से कि हमें ये पता चल जाएगा कि जो सर्किट है उसमें अब एक इनपुट नहीं जा रही, उसमें से दो आउटपुट्स आ रही हैं, और एक आउटपुट एस है और एक आउटपुट कैरी है, और दोनों जो हैं वो 1 1 बिट की हैं, जैसे इनपुट्स हमारे पास 1 बिट की हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम बात जो पीछे मैंने डिस्क्राइब किया है, हमने जरा कुछ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में भी लिख दी है। तो टू हमारे पास इनपुट्स हैं, ठीक है, और जो दोनों है वो 1 बिट वाइड है, यानी कि 1 बिट के हैं, और ये ऑपरेशन उनमें परफॉर्म होंगे। तो इस तरह से लिखा जाएगा एक्स वाई जो सिंगल बिट्स हैं, और ये कैरी आपका इस तरफ होगा और सम आपका इधर होगा, और जब 0 में 0 ऐड होगा ये होगा, 0 में 1 के केस में ये है, 1 0 और 1 1 में ये है। तो एक्चुअली में जो समराइज बात यह है कि हाफ एडर एड्स 2 बिट्स टू प्रोड्यूस अ 2 बिट सम। तो ये जो दो इनपुट्स हैं इन्होंने क्या किया है, 2 बिट का सम प्रोड्यूस किया है, विच इज सी एंड एस। तो ये दो कॉलम्स हैं, एस सम बिट है और सी कैरी बिट है। तो ये हमारा फाइनल ट्रूथ टेबल है। अब अगला काम हमारे पास क्या होगा कि हमने इस ट्रूथ टेबल को यूज करके जो फाइनल हमारी स्टेटमेंट थी कि हमने अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। तो अब हमारे पास तरीका तो या तो ये है कि हम उस ट्रूथ टेबल को डायरेक्टली देख के भी हम उसका एक्सप्रेशन लिख लें और फिर हाथ से सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स थोड़े हैं। तो या दूसरा तरीका ये कि हम के मैप्स यूज कर लें। तो अगर मैं ट्रूथ टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर मैं बात कर लूँ, तो एक्स वाई और सी और एस,
तो फिर हम दोनों तरीकों से करके देख लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या करना है। जब जीरो में जीरो ऐड किया तो कैरी भी जीरो है, सम भी जीरो है। जब जीरो में वन ऐड किया तो कैरी जीरो है, सम वन है। यहाँ पे भी जीरो है और सम हमारे पास वन है। जब वन में वन ऐड किया तो ये हमारे पास वन है और ये जीरो है। ठीक है, तो अब ये जब हमारे पास फंक्शन बन गया तो हमें ये नजर आ रहा है कि सी जो है वो हम हमेशा जीरो होता है सिवाय वन के। एक जो चौथी रो में जब ये दोनों वन हो तो इसका मतलब है अगर मैं मिनटर्म्स के फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा c इज इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि जब x भी वन होता है y भी वन होता है तभी वन होता है। तो बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस में जीरो होता है और आपको पता है कि हम वो फंक्शन नहीं लिखते। अगर मैं इसी c को k मैप्स के थ्रू भी बताऊं तो k मैप्स के थ्रू जो है हमारा जो मिनटर्म थ्री है वो वन है, बाकी सारे जीरो हैं। तो मिनटर्म थ्री किसी के साथ पेयर नहीं हो रहा तो वो एज इट इज लिखा जाएगा विच इज c इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये c का जो है वो फंक्शन बन जाएगा। जो s का फंक्शन है अगर हम देखें तो x हमें नजर आ रहा है कि वो मिनटर्म वन और मिनटर्म टू का सम है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हमारे पास बनेगा एक्स एस इज इक्वल टू, एक्चुअली में ये है x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ये फंक्शन बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे x बार है, इधर ये y है, प्लस x और y बार। तो ये दो मिन टर्म्स का सम है तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो अब अगर इसको इसी को जो है ये हमने वैसे यहाँ पे लिख भी दिया है यही सेम फंक्शन। अगर इसी सेम को हम के मैप पे लिखें तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, और चूंकि ये वन और वन दोनों पेयर नहीं हो रहे तो इसका मिन टर्म भी अलग लिखा जाएगा और इसका भी। तो हमारे पास सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा जो हम वैसे लिख रहे थे। अब हमें ये बात भी यहाँ पे आपको याद करवाऊं कि जब हमारे पास एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई हो तो इसको हम एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन अगर आपको याद हो तो वो ये होता है कि अगर तो दो वैल्यूज सेम सेम है तो आउटपुट जो है वो जीरो आती है, और अगर दो वैल्यूज जो है वो मुख्तलिफ हैं तो आउटपुट जो है वो वन आती है। तो यही हाल सेम हमारे एस के फंक्शन का है। एस का फंक्शन का बिहेवियर सेम यही है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस येलो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्स एक्सक्लूसिव और वाई। ये जो प्लस विद एंड सर्कल है ये एक्सक्लूसिव और का सिंबल होता है। तो अब अगर इसी सेम चीज को मैं जो है वो मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखूं तो वो कौन सा मिन टर्म जीरो और मिन टर्म थ्री लिखा जाएगा। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा कि x प्लस वाई, जो कि ये वाला एक्सप्रेशन ये वाला होगा मैक्स टर्म, और x बार प्लस y बार जो कि ये वाला मैक्स टर्म होगा। तो हम मैं s को मैक्स टर्म की शक्ल में भी लिख सकती हूँ, और c को जो है वो मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो ये जैसे ये है कि c x बार है, अगर मैं बोथ साइड्स का कॉम्प्लीमेंट लूं तो ऐसे हो जाएगा, और अगर फिर मैं इसके ऊपर दोबारा कॉम्प्लीमेंट लूं इसके ऊपर लिया है और अब फिर एक और दफा लूं तो ये हो जाएगा। तो इसका ये जो सी की साइड से डबल कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब ये मैंने क्यों लिखा है ये बाद में देखते हैं। असल में मैं बताने की कोशिश ये कर रही हूँ आपको कि जैसे इस एस की हमने अभी डायरेक्टली तीन तरह की इम्प्लीमेंटेशन देख ली है। इस सेम फंक्शन को जो है वो हम कई तरीकों के साथ जो है वो लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम सी को भी कई तरीकों के साथ लिख सकते हैं। अब फैसला आपने करना है अपनी सोच और केस स्टडी के हवाले से कि कौन सी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होगी। अब जैसे यहाँ पे है अगर हम देखें तो ये हमने मिन टर्म को देख के जो हमारे फंक्शन के ट्रुथ टेबल को या के मैप्स को देख के हमने इस तरह से लिख लिया। बी वाले केस में हमने सी का सेम फंक्शन रखा लेकिन एक्स एस को मैक्स टर्म के केस में लिख लिया। जो सी वाला केस मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। जो ई वाला केस है वो भी आपके सामने है कि हमने एक्स को एक्सक्लूसिव और की शक्ल में लिख लिया और सी को जो है वो एक्स वाई रहने दिया। तो ये तीन इम्प्लीमेंटेशंस ए बी ई तो हमने पीछे देख ली। अब ये डी और सी क्या है, इसमें हमने एस को सी की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। अब वो किस तरह से लिखा हुआ है हमने कि अगर मैं पहले डी की बात करूं तो हम सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या चीज है, सी कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस
वाई कॉम्प्लीमेंट ऐसा ही है, क्योंकि अगर हम एक्स वाई का जो होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो जो बाय डी मॉर्गन्स लॉ, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट आता है। और अगर मैं इसको देखूं अपने बी को, तो बी में एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स बार प्लस वाई बार, यानी कि इस ये सेम एक्सप्रेशन जो कि ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको इस एक्सप्रेशन को सी बार से रिप्लेस कर दूं और दूसरा सेम रहने दूं, तो मेरा एस जो है वो वही वही बन जाएगा। और जो सी है मेरा सी, अगर मैं इंस्टेड ऑफ सी की फॉर्म में लिखने के अगर मैं सी कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिख दूं, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब मेरा एस आपने देखा कि अब ये चौथा तरीका है इसको लिखने का, ये हो गया है कि मैं जो सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लूं अपने सिस्टम में, और सी कॉम्प्लीमेंट को जो है वो एस के अंदर एज इनपुट भेज दूं, और जो है वो मुझे फिर एस मिल जाएगा। यानी पहले कैरी भेज दूं, कैरी निकाल लूं, और कैरी के बाद जो है वो उसको एस के गेट सर्किट में भेज दूं, और एस से फिर वो आउटपुट आ जाएगी। तो अब डी इस तरह से हो गया। इसी तरह से अगर हम सी को देखें, तो सी जो है वो मिनटर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनटर्म के उसमें किया गया है। तो सी हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स एक्स वाई के। तो अगर मैं ये लिखूं एस इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट बार, अगर ये मैं बात करूं सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दूं, तो जब कंप्लीट बार होगा तो क्या होगा हमारे पास, मैं ऊपर लिख देती हूँ, s is equal to x y whole complement plus सॉरी एंड फिर हमारे पास क्या होगा, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, जब इसके अंदर जाएगा ये जो कॉम्प्लीमेंट है, तो ये वाला टर्म जो है वो x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये वाला टर्म जो है वो x प्लस y हो जाएगा। आप फॉलो कर रहे हैं, यानी कि हमने उसकी 5 इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो हमने बना ली हैं, और इन पांचों इम्प्लीमेंटेशंस में से आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर हम अब जो है हम बना चुके हैं अपना सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन, तो हमारा फाइनल काम ये रह गया कि उन बूलियन एक्सप्रेशंस को यूज करके हमने क्या करने हैं, लॉजिक डायग्राम बनानी है। तो हमने 5 इम्प्लीमेंटेशंस बना ली थी, तो उसमें से 2 मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। तो पहले एक इम्प्लीमेंटेशन तो हमारे पास ये थी कि हमने कहा था जो हमारा एस है वो सिंपली एक्सक्लूसिव और है एक्स और वाई का। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि एक्सक्लूसिव और का जो हमारे पास गेट होता है उसका सिंबल ये होता है, इसके अंदर इनपुट्स आ रही होती है और ये आउटपुट है। तो x जो इस एक्सक्लूसिव और में हमारे पास x और y जा रहा है, और जो आउटपुट है वो s बन रही है। इसी तरह से c जो है वो x और y का एंड है, तो वही सेम x और y c एंड गेट में जा रहे हैं और उससे हमें c मिल रही है। तो एक तो ये सिंपल सिंपल इम्प्लीमेंटेशन हो गई। एक इम्प्लीमेंटेशन ये है कि जो हमने कहा था कि हम सी को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिख दें, तो वो क्यों है वो अब हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सी को मैं डबल कॉम्प्लीमेंट के बजाय अगर इस तरह से लिख दूं, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये गलत नहीं होगा कहना। तो जो एस है वो चूंकि सी कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो एस की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी एक्स प्लस वाई, और आगे सी का कॉम्प्लीमेंट है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब अगर इसको हमने इसकी लॉजिक डायग्राम बनानी हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले तो 2 और फंक्शंस हैं, और इन और में हमारे पास एक में एक्स जा रहा है, एक में वाई जा रहा है, और एक हमारे पास और गेट है जिसके अंदर हमारे पास एक में एक्स कॉम्प्लीमेंट जा रहा है और एक में वाई कॉम्प्लीमेंट जा रहा है। जैसे ये है, ये 2 टर्म्स हमने बना लिए। अब इन दोनों का एंड हो रहा है, तो बेसिकली ये दोनों एंड होंगे, तो इनके एंड से जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, वो एस कहलाएगी। और जो मजे की बात यह है कि हमने चूंकि सी भी इसमें से लेना है, तो हम वही सेम जो कि आउटपुट कहाँ से हमारे पास आ रही है, एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट का जो और है, ये वाली जो आउटपुट है, इसी आउटपुट का अगर हम दोबारा से फ्लिप कर दें, तो ये जो हमारे पास आउटपुट है वो सी बन जाएगी।
तो दूसरी इम्प्लीमेंटेशन ये हो जाएगी। तो आपके सामने है कि ये जो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन में एक्सक्लूसिव और का और एक एंड के गेट से काम हो गया है, और सेकंड इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास दो और गेट्स लगे हैं, एक एंड गेट लगा है और एक ये नॉट गेट है, और एक्स और वाई के ये नॉट गेट्स हैं। तो बाकी तीन इम्प्लीमेंटेशन भी आप बना के देखें और फिर असेस करें कि आपके ख्याल में कौन सा बेहतर होगा। अब हमारा अगला मसला है फुल एडर। तो इस फुल हेडर में हमने क्या करना होगा, इस फुल हेडर में हमारा क्लाइंट अब ये कहता है कि आपने पहले वन वन बिट जो है उसको तो ऐड कर लिया है, अब हमने दो वन बिट्स को ऐड नहीं करना, अब हमने तीन वन बिट्स को ऐड करना है। तो बेसिकली ये थ्री वन बिट एडर है। तो हमारे पास एक हमारा एक्स होगा, एक हमारे पास हमारा वाई होगा, और एक हमारे पास जी होगा। तो अब चूंकि तीन इनपुट्स हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज जो है वो टू रेज टू पावर थ्री, यानी हमारी 8 रोज बनेगी। तो अब इन 8 रोज के बाद जो हमारी आउटपुट है वो फिर स्टिल हमारे पास एक हमारे पास कैरी है और एक हमारे पास एस है। तो अगर मैं इनपुट्स की बात करूं, रोज बनाऊं, तो 0 0 0 0 0 0 1। तो जब 0 0 0 होगा तो हमारे पास कैरी जो है वो 0 होगा और सम भी 0 होगा। अगर हमारे पास जो है वो 0 0 1 है, तो इसका मतलब है कैरी 0 है और सम जो है वो तीनों बिट्स को अगर करें तो वो 1 हो जाता है। और अगर हम 0 1 0 करें तो कैरी स्टिल 0 है और सम हमारा 1 है। सिमिलरली फॉर 0 1 1, अब हमारे पास जो है वो सम 2 हो गया, तो कैरी 1 हो गया और सम जो है वो 0 हो गया। फॉर 1 0 0 हमारे पास कैरी जो है वो स्टिल 0 है और सम हमारा 1 हो गया। फॉर 1 0 1 के केस में हमारे पास जब फिर क्या है कि कैरी आपके पास 1 हो गया और आउटपुट जो है वो 0 हो गई है। फॉर 1 1 0 हमारे पास सम फिर 2 है, तो फिर हमारे पास जो है वो 1 और 0 जो है वो आउटपुट जो है वो आ जाती है। लेकिन अब जो फाइनल केस है फॉर 1 1 1, अब ये तीन बिट्स हैं तो इन तीनों का सम क्या है, तो 3 है, और 3 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, डबल वन। तो इधर 1 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो अब इसका मतलब यह है कि तीन बिट्स अगर हमारे पास इनपुट में आते हैं, तो इन तीनों बिट्स को अगर हम सम करें, तो जो हमारे पास आउटपुट है वो दो बिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती। तो सी और एस हमारे दो आउटपुट होंगे और हमारे पास तीन इनपुट्स हैं वो रिक्वायर्ड होगी। तो अब आप करेंगे कि इस स्लाइड को पॉज करें और इस ट्रुथ टेबल से जो है वो इसको सिंप्लीफाई करें फंक्शन को, और सिंप्लीफाई करके फिर उसके बाद उसकी लॉजिक डायग्राम जो है वो ड्रॉ करें। तो फुल हेडर जो है वो हमारे पास बिल्कुल हाफ हेडर की तरह है। बस इसमें सिर्फ एक बात ये होती है कि हम z को जो है वो कैरी इन बिट कहते हैं। यानी हम जैसे x और y है, तो जो तीसरी हमारी बिट जो हम इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हम ये ज्यूम करते हैं कि वो कहीं और किसी और सर्किट से यहाँ पे आ रही है, और वो जो है वो हाफ हेडर के साथ मिलके इसको हम एडअप करके कुछ कर सकते हैं। सो बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि हम छोटे ब्लॉक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये छोटे ब्लॉक्स बन जाएंगे तो फिर हम ये ट्राई करेंगे कि क्यों ना इन छोटे ब्लॉक्स को यूज करके बड़े ब्लॉक्स बना दिए जाएं। जैसे हमने इन द फर्स्ट प्लेस 2 बिट एडर अगर बना लिया है, तो फिर हम उस 2 बिट एडर को यूज करके क्या 3 बिट एडर बना सकते हैं। इसी तरह से क्या 3 बिट एडर को यूज करके हम 4 बिट एडर बना सकते हैं, एंड सो ऑन, कि आखिरकार हमारा जो है वो कंप्यूटर जो है वो प्लस करने के काबिल हो जाए। तो जो है कि यहाँ जैसे यहाँ पे मेंशन है कि फॉर ए कैरी इन z ऑफ 0 इट इज सेम एज द हाफ एरर, यानी कि अगर आपकी जो z की वैल्यू अगर 0 रहती है, तो फंक्शन की आउटपुट वही है जो कि हमारी नॉर्मल उसके हाफ एडर के केस में आई थी। लेकिन अगर हम z को 1 कर देते हैं, तो फिर हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि सम हाउ कहीं पे हाफ एडर का यूज भी हो रहा है। तो अब देखते हैं कि वो कैसे हो रहा है। तो ये पूरा ट्रुथ टेबल है जो पीछे मैंने बनाया था, उधर भी मेंशन कर दिया हुआ है। अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम चूंकि हमारे पास हमारे दो आउटपुट्स हैं सी और एस, तो इसका मतलब है कि दो के मैप्स हमारे पास बनेंगे, एक एस के लिए बनेगा और एक सी के लिए बनेगा। तो जो एस के जो वैल्यूज हैं वो हम क्या करेंगे, एस के मैप के अंदर प्लेस कर देंगे, और जो सी की वैल्यूज हैं वो हम सी के मैप में प्लेस कर देंगे। तो अगर हम एस को देखें तो वो हमें नजर आ रहा है कि कोई भी वन किसी भी वन के साथ पेयर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ये सिंपल चारों मिन टर्म्स को प्लस करके बन जाएगा फंक्शन।
जबकि अगर हम सी को देखें तो हमें नजर आ रहा है कि हमारे वंस पेयर हो रहे हैं और तीन ग्रुप्स क्रिएट हो रहे हैं, तो जो सी है वो तीन ग्रुप्स के सम के साथ जो है वो लिखा जाएगा। सो सिंस जो एस है उसके वंस किसी के साथ भी मिनटर्म जो है वो पेयर नहीं हो रहे थे, तो फिर हमारा जो एस है वो सिंपली वो चार वंस और चार मिनटर्म्स के सम के इक्वल है, के और के इक्वल है। तो सिमिलरली जो सी है उसकी पेयरिंग के बाद हमारे पास जो है वो ये वाली जो है वो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाता है। अब ये जो एक्सप्रेशन है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स और जी ये बराबर है। ये किस तरह से बराबर है, हमें पता है कि जो अगर मैं टाइप करती हूँ कि x प्लस वाई का एक्स और क्या है, तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो अगर मैं इनको खोलूं तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे x एक्स और y की जगह पे मैं लिख दूंगी x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, और साथ मेरा एक्स और किसके साथ हो रहा है, z के साथ हो रहा है। अब ये जो एक्सप्रेशन है दोबारा फर्दर इसका जब हम लेंगे एक्स और z के साथ, तो ये बन जाएगा x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट विद z प्लस x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। यानी कि वो भी जो फर्दर आगे जब एग्जॉर हुआ तो ये हो गया। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x, जो कॉम्प्लीमेंट है जब अंदर अप्लाई होगा तो एक्चुअली में ये हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट इनटू x y कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, और साथ z एंड होगा, और प्लस हमारे पास जो बाकी टर्म्स आ जाएंगे वो हो जाएंगे x कॉम्प्लीमेंट y z कॉम्प्लीमेंट प्लस x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। तो अगर जो है मैं इसको देखूं इन टर्म्स को, तो ये दो मैं अभी इधर ही रहने देती हूँ, और ऊपर वाले चूंकि एक्सप्रेशन है इनको ओपन करना है तो वो मैं थोड़ा ऊपर स्पेस की कमी की वजह से कर देती हूँ। तो अब जो है जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है इसको अगर मैंने ओपन किया तो मेरे पास आ जाएगा, जब कॉम्प्लीमेंट अंदर गया तो वो ये हो जाएगा x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, और जी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस ही नीचे वाले दो टर्म्स है ये मैं अभी नहीं लिख रही, बाद में लिख दूंगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट और प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट वाई, और ये किसके साथ एंड हो जाएंगे, जी के साथ। हमें ये पता है कि x और x कॉम्प्लीमेंट का एंड ले हमारे पास तो वो क्या होता है, वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वन का ज़ीरो से एंड होगा तो ज़ीरो, और ज़ीरो का वन से होगा तो ज़ीरो। तो ये जो टर्म है ये वाला ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, और ज़ीरो का अगर और लें किसी के साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो टोटल एक्सप्रेशन है अगर जी से मल्टीप्लाई भी करके लिख दें तो ये बन जाएगा एक्स वाई जी प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी। ठीक हो गया। तो अब अगर जो है ये दो टर्म्स यहाँ से आ गए, और ये जो बाकी के दो टर्म्स थे वो ये हैं, तो इन दोनों को अगर हम देखें तो क्या ये सिमिलर टू एस हैं। तो आप देखें कि ये जो नीचे वाले दो टर्म्स थे हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट y और z कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास ये वाला टर्म बन जाता है, और दूसरा हमारे पास टर्म है x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, तो ये टर्म बन जाता है। और जो बाकी के दो हैं अगर हम ये इन दो टर्म्स की तरफ आए तो ये कौन से बन जाते हैं, विच इज एक्स वाई जी, वो ये वाला हो जाता है, और ये टर्म है x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट और z वो ये वाला बन जाता है। तो ये चारों जो हैं जो टर्म्स हैं, जो मैं इनको अगर x एक्स और y एक्स और z को ओपन करके आपको दिखाया है, तो एक्चुअली में जब ये ओपन हो तो ये सेम बात बनती है जो कि ये s लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा उल्टे तरीके से आपको मैंने बताया कि मैंने एक्सॉर को ओपन करके जो है वो आपको ऊपर वाला s एक्सप्रेशन निकाला है, तो आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसी तरह से आपको एज ए टास्क जो है वो मैं ये आप पे छोड़ती हूँ कि आप सी का ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई जी, ये आप प्रूव करें
कि ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये बिल्कुल वही हिसाब है जो हमने पहले देखा था कि हमने एक और इम्प्लीमेंटेशन देख लिया है। तो अब इसमें बस ये दो टर्मिनोलॉजीज याद रख लें कि जो टर्म एक्स वाई है, जो एंड होता है कैरी, इसको हम कैरी जनरेट भी बोलते हैं। और जो टर्म एक्स और वाई है, जी की बात नहीं कर रहे, जो कि कैरी इन है हमारे पास, उसको हम कैरी प्रोपेगेट भी बोलते हैं। तो अब हमने जो है वो लॉजिक डायग्राम बनानी है, हमने उसका बूलियन एक्सप्रेशन फाइनल कर लिया है। तो लॉजिक डायग्राम हमारे पास सिंपल है, जो हमें पता है कि हमारा एस किसके इक्वल था, हमारा एस इक्वल था के विच इज एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जी। तो दो जो है वो एक्सोर यूज हुए थे। तो अगर यहाँ पे हम ए बी और सी इसको अज्यूम कर लें और सी हमारा जी हो जाएगा, जो सी आई है वो हमारा कैरी इनपुट है जिसको हम जी कहते हैं, और ए आई और बी आई हमारे एक्स और वाई अगर हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि ए और बी का पहले एक्सॉर लिया इससे, और उसके बाद जो आउटपुट है उसका एक्सॉर हो रहा है जी के साथ, तो वो ये, तो जब ये सारे एक्सॉर हो जाएंगे तो हमारे पास फाइनल आउटपुट जो है वो एस जो है वो हो जाएगी। और जो सी का फंक्शन है वो भी हमें पता है कि जो सी के फंक्शन में आप देखें कि वो एंड हो रहा है, और एक जो एक्सॉर आउटपुट थी एक्स और वाई की, वो इस एंड गेट में जा रही है और जी साथ एंड हो रहा है, तो ये तीनों एंड होके आउटपुट और में जा रही है, और यहाँ से ए और बी का जो एंड है उसकी आउटपुट और में जा रही है। तो ये जो हमारा है सी आई प्लस वन, ये एक्चुअली हमारा सी ओ है, यानी कैरी आउट जो है कैरी इन जी है, और हमारी आउटपुट जो सी है वो सी ओ या सी नॉट है। तो जी से जो हमारी मुराद है वो जनरेट है, और पी से हमारी मुराद जो है वो प्रोपेगेट है। तो जो पीछे जैसे आपको भी बताया था कि अगर एक्स और वाई का एक्सॉर हो रहा हो तो हम उसको प्रोपेगेट बोलेंगे, और जो जनरेट हम किसको बोलेंगे, जब हमारे पास ए और बी का एंड हो रहा होगा। तो ये जो है ये टोटल जो जी और प्रोपेगेट और कैरी इन, इसको हम जो सी नॉट है एक्चुअली में, इसको हम इन तीन टर्म्स के साथ भी लिख सकते हैं, विच इज जी प्लस पी, क्योंकि ये पी और जी का और हो रहा है, और एंड बाद में किसके साथ हो रहा होता है, ये सी आई के साथ एंड हो रहा होता है। यानी कि जो बात है कि पी आई और सी आई का जो एंड की आउटपुट है एक्चुअली में वो जी और उसके साथ और होती है, तो आपके पास सी आई प्लस वन विच इज सी नॉट जो है वो आ जाता है। तो ये बात आपने जो है ना वो नोटिस कर ली होगी कि हाँ, जो हाफ एडर का जो एस था, जो एच ए का एस था, वो इक्वल किसके था, एक्स एक्स और वाई के, जबकि जो फुल एडर का जो एस हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है एक्स एक्स और वाई एक्स और एक्सक्लूसिव एक्स और जी के। तो अब यहाँ से अगर आप अंदाजा लगाएं तो हम ये देखें कि अगर हमारे पास ये हमारा ब्लॉक है हाफ एडर का, तो जो फुल एडर का एस है वो भी हाफ एडर को यूज करके जो है वो शायद बनाया जा सकता है। हम आगे जाके देखेंगे कि हम किस तरह से हाफ एडर से फुल एडर बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम दो हाफ एडर्स को यूज करके कैसे जो है वो फुल एडर बनाते हैं। तो हमारा जो एक ब्लॉक है हाफ एडर का, वो हमें पता है कि उसमें एक हमारा ये एक्सॉर गेट लगा होता है, इसमें एक्स जा रहा होता है और वाई जा रहा होता है, और इससे जो आउटपुट होती है वो हमारी जो है वो हाफ एडर की एस होती है, और यही एक्स और यही वाई जो है वो एक एंड गेट में जा रहे होते हैं, और इससे हमें सी मिल रहा होता है बेसिकली। तो ये एक जो है ये पूरा ब्लॉक हमारे पास क्या है, ये एक हाफ एडर का ब्लॉक हो गया। अब इसी ब्लॉक को हम यूज करेंगे फुल एडर बनाने के लिए। तो हम सेम ब्लॉक से जो इससे निकलने वाली आउटपुट है वो हम फिर से एक एक्सक्लूसिव और गेट में देंगे, और ये जो फाइनल है ये हमारी एस जो आउटपुट का एस होगा एक्चुअल वो ये होगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह से हमारे पास जो हाफ एडर जो दूसरा हम लगा रहे हैं उसका एंड गेट होगा, और उसके अंदर जो एक इनपुट है वो एक्स और वाई का एक्स और जा रहा होगा, और एक इनपुट उसमें हमारे पास जो हमारा तीसरा टर्म है जी वो जा रहा होगा। ठीक है, और ये इसकी आउटपुट और यहाँ से निकलने वाली इस कैरी की आउटपुट और इस एंड की आउटपुट, ये दोनों जो हैं और होंगी। ठीक है, और होके आपको जो फाइनल आउटपुट है ये आपकी सी आउटपुट होगी। सो बेसिकली अब आप देख लें कि एक हाफ एडर ये था और एक हाफ एडर हमारे पास ये है। तो इन दो हाफ एडर्स को यूज करके हमने जो है वो अपना फुल एडर बना लिया।
एज एन एक्सरसाइज आप लोगों ने जो है वो हाफ और फुल लेटर बनाना है। मैं आपको ट्रुथ टेबल रफली बता देती हूँ, अगर आप खुद बना सकते हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं तो आप इसको देख लें। तो हमने हाफ सब्ट्रैक्टर में वैसे ही करना है जैसे हमने हाफ एडर में किया था। हमारे पास दो 1 बिट होंगे और यहाँ पे हमारे पास हमारे आउटपुट में हमारा जो है वो आंसर है, और हमारे पास हमारा जो बोरो किया हुआ, अगर हमें कोई बोरो करने की, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हुए हमें जरूरत पड़ सकती है, तो हमारे पास यहाँ पे ये स्टेटमेंट होगी कि x में से हमने y को माइनस करना है। तो फिर क्या होगा, तो दो बिट्स हैं तो सारी पॉसिबिलिटीज हम लिख देते हैं। और हमें यह पता है कि हमें दो तरह की चीजें फेस करनी पड़ेंगी। एक केस ये है कि x जो है वो y से बड़ा है, तो फिर क्या होना चाहिए। दूसरा केस ये है कि x अगर y से छोटा है तो फिर क्या होना चाहिए। तो अगर x और y दोनों 0 0 हैं तो x में से y माइनस किया तो हमारे पास 0 ही रहेगा और हमें कुछ बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर हम जो है वो यहाँ पे हमारा जो है वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे ठीक है, एक और चीज भी है कि ये इक्वल टू के साइन भी जो फर्स्ट केस में आ जाता है, क्योंकि ये इसी में हैंडल हो जाएगा। मसला इस केस में आता है जब एक्स वाई से छोटा हो, तो फिर ही हमें बोरो करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम 0 में से 1 को माइनस करते हैं, अब इस पे क्या करना है ये देख लेते हैं कि ठीक है, जब 0 को आपने ऊपर रखा 1 को नीचे, तो वो नहीं जा सकता, तो फिर हम कैरी लेंगे। तो जब डेसिमल में हम कैरी लेते हैं तो फिर ये 10 बन जाता है, लेकिन जब हम बाइनरी में कैरी लेते हैं तो फिर ये 0 नहीं रहता, ये 2 बन जाता है कैरी लेने के बाद। तो 2 में से जो हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास जो है वो 1 है, और हमने कैरी क्या लिया था बेसिकली, तो हमने बोरो किया है, और हमने जो है वो हमारा जो आंसर है वो हमारा 1 ही आया है। तो इसी तरह से जब आप 1 में से 0 माइनस करेंगे तो बोरो आपने कुछ नहीं किया, और आपके जो 1 आएगा आंसर, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो बोरो आपने कुछ नहीं किया, और आंसर जो है वो आपका 0 आएगा। तो ये जो है ये आपका ट्रुथ टेबल होगा। आपने इस ट्रुथ टेबल को यूज करते हुए हाफ सब्ट्रैक्टर डिजाइन करना है, फिर इसको ही यूज करते हुए फिर आपने फुल सब्ट्रैक्टर डिजाइन करना है। हमने हाफ एडर बना लिया, हमने फुल एडर बना लिया, और अब हम इनको यूज करते हुए, फुल एडर को यूज करते हुए हम अब और भी बड़े ब्लॉक्स बना सकते हैं। जैसे अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ब्लैक बॉक्स हो जिसके अंदर 8 इनपुट्स जा रही हों। 8 इनपुट्स क्या है कि एक जो 4 इनपुट्स हैं वो एक ही हों, जिसमें एक में A3, A2, एक A1 और A0 जा रहा हो, यानी 4 बिट का नंबर जा रहा हो, और अगली चार जो हैं वो हमारे पास अगले वेरिएबल के 4 बिट्स हों, यानी कि B3, B2, B1 एंड B0 रिस्पेक्टिवली। तो जब ये A3 to 0 का मतलब ये है कि ये एक्चुअली में क्या है, ये है A3, A2, A1 और A0। इसी तरह से जो हमारे पास B3 to 0 है उसका मतलब यही होगा B3, B2, B1 और B0। तो अब जब आप 4 बिट्स के जो नंबर्स को ऐड अप करेंगे, जैसे 1011 में मैं 1000 ऐड करूं, तो जो आउटपुट है वो भी ऑब्वियसली जो है हमारे पास 4 बिट्स में ही आती है। तो जो ये 4 बिट्स में आउटपुट तो आ गई है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है ये हमारा कैरी होगा। तो हम फिर क्या करेंगे, हम वही सारा प्रोसीजर जो कि फुल एड्रेस पे अप्लाई किया था वही हम बाइनरी एड्रेस पे भी अप्लाई करेंगे। और इसमें जो है ये जो डायग्राम है जैसे शो कर रही है, तो आपने क्या देखना है कि आपके पास ये आपका ए है और ये आपके पास बी है, यानी ऑगेंट है और एडेंट है। हमने इनको सम अप करना है। तो जो सम अप है उसमें यह है कि पिछला कैरी क्या है, सी आई क्या, और ये सी आई प्लस 1 का मतलब है कि अगला कैरी कौन सा आ रहा है। तो जैसे हमने अगर 1 में 1 को ऐड किया तो वो 0 1 आता है। इनिशियली कैरी हमारे पास 0 होगा, क्योंकि इनिशियली तो कोई कैरी नहीं आ रहा होगा। तो हमने जब इसको ऐड किया 1 में 1 को, तो हमारे पास 2 आया, तो 2 का 0 नीचे चला गया और 1 ऊपर कैरी चला गया, तो ये 1 हमारे पास ऊपर कैरी में आ गया। अब हमने ऐड करना है इस कैरी को, ए को और बी को, तो 3 हो गया, तो 1 नीचे चला गया, और अगला कैरी भी हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। जो फर्स्ट स्टेज में भी हमारे पास कैरी इनपुट में नहीं था लेकिन आउटपुट से कैरी जा रहा था, इसलिए फर्स्ट पे भी कैरी 1 हो गया, और सेकंड पे फिर 3 की वजह से कैरी जो है वो फिर 1 हो गया, तो 1 हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे चला गया। अब जो नेक्स्ट स्टेज पे सी आई है, अभी आपकी टाइमिंग्स देखें कि एक सी आई है और एक सी आई प्लस 1 है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर 1, यानी का मतलब ये था कि अगला कैरी 1 है, और जो कॉलम 2 के अंदर टॉप पे जब 1 है तो उसका मतलब ये है कि अब करंट कैरी 1 है। तो जब हम खैर थर्ड कॉलम में पहुंचते हैं तो फिर थर्ड कॉलम में 1 है, नीचे दोनों 0 है, तो सिंपली 1 हो जाता है और अगला कैरी 0 है।
और अगला कैरी 0 है तो फिर नेक्स्ट कॉलम में जो है वो इनपुट कैरी 0 है और ए 1 है और 0 है, तीनों एडअप हो गए तो 1 हो जाएंगे और फिर सी आई प्लस 1 जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो अगर मैं उस सारे आइडिया को सम अप करूं तो एक्चुअली में हमारे पास ये हो रहा होता है, हमारे पास हमारा फर्स्ट कैरी इनिशियल सी नॉट 0 एज इनपुट जा रहा होता है और उसके बाद ए नॉट और बी नॉट जो फर्स्ट बिट्स हैं वो ऐड होती हैं, उनसे एक आउटपुट आती है और उनसे एक कैरी निकलता है। फिर ये जो कैरी है ये अगले जो फुल एडर को जाता है एज इनपुट और इसमें ए वन और बी वन की बिट्स जाती हैं और फिर ये दोनों ऐड होते हैं और एस वन हमें मिलता है और इनसे आउटपुट C2 जाती है। इसी तरह से A2 B2 थर्ड फुल एडर में जाता है, इनपुट C2 होता है और आउटपुट S2 आती है और इनसे जो आउटपुट कैरी है वो फोर्थ फुल एडर में जाता है और वहाँ पे A3 और B3 और ये तीनों एड अप होते हैं और आउटपुट S3 आता है और ये C4 आपकी फाइनल आती है। सो जो एक्चुअल में आपका जो आउटपुट बनता है, आउटपुट आपका इक्वल होगा S3 S2 S1 S0 के, जो टोटल आपका आउटपुट कह लें या S कह लें, ये इसके इक्वल होगा और जो आपका फाइनल कैरी है वो C4 के इक्वल होगा और जो आपके इनपुट कैरी है वो आपका C नॉट के इक्वल होगा।